जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं नितिन कुमार चारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मुख्य रूप से पोषण के अंतर्गत खनिज, लवण और जल को पढ़ेंगे। खनिज, लवण और जल से पहले पोषण के अंतर्गत लगभग हम 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। इन 4 लेक्चर के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और ये 4 लेक्चर के अंतर्गत हमने कुल मिला के क्या क्या पढ़ लिया है उस पर चर्चा करते हैं। पहले जैसे हमने सबसे पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था वो था आपका प्रकाश संश्लेषण यानी कि पादप पोषण। फिर उसके बाद मानव पोषण के अंतर्गत हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है मानव पोषण के अंतर्गत खनिज, लवण से संबंधित है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था विटामिन को, विटामिन के रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग, ठीक वैसे ही आज का लेक्चर होगा। यहाँ पे जो खनिज, लवण है उनके रासायनिक नाम तो याद करने ही नहीं है आपको याद करने उनकी कमी से रोग, और थोड़ा बहुत अगर याद रह जाए तो उनके सोर्सेस, नहीं तो आपको उनकी कमी से रोग याद कर लेना और आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मुख्य रूप से यही पूछते हैं। तो स्टार्ट करें। यदि अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर भी करता रहे, जिससे अपना भी फायदा हो, औरों का भी फायदा हो। आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की, जो डायरेक्टर उसका छोटा भाई था, मूवी का नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। उसमें ये बोला था ना कि अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है तो थैंक यू ना बोलें, आगे बढ़ाएं, 3 लोगों की मदद करें जिससे ये चेन बढ़ती जाए और चेन रुकनी नहीं चाहिए। तो ठीक वैसा ही आप भी कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप धन्यवाद बोलें, कोई बुराई नहीं है। और धन्यवाद बोलने के साथ साथ 3 और लोगों की मदद भी करें, जिससे क्या है कि वो 3 और लोगों तक ये बात पहुंचेगी, फिर वो 3 और लोगों को बात पहुंचाएंगे और धीरे धीरे क्या है कि सबका भला होगा, ठीक है। तो इस बात पे भी ध्यान देना। बाकी का आप स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। मानव पोषण के अंतर्गत हम कुल मिला के 6 तत्वों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और खनिज, लवण, ये 4 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले लेक्चर में जो लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो आप याद कर लेना, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से खनिज, लवण पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इससे संबंधित जल की स्थिति को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो खनिज, लवण, खनिज मानव शरीर में विभिन्न उपापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कुछ तत्व होते हैं। खनिज क्या होते हैं? खनिज मतलब जैसे कि आपका आयरन है, सल्फर है, पोटेशियम है, सोना है, चांदी है, ये हमारे, अब सोना चांदी तो नहीं, मतलब ये जो हैं ये तत्व हैं, खनिज हैं, मिनरल्स हैं, और इनमें से कुछ की आवश्यकता हमारे शरीर को भी होती है। यदि ये हमारे शरीर में होंगे तो इनसे हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा इनकी कमी से, और अगर ये नहीं होंगे तो इनकी कमी से रोग भी होगा, और साथ ही साथ हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है, उपापचयी क्रिया है, वो भी दिक्कत में आएंगी, प्रॉपर तरीके से उपापचयी क्रिया नहीं होंगी। जैसे उदाहरण के लिए आयोडीन, यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि फूलकर मोटी हो जाएगी, उससे गोइटर रोग हो जाएगा। और यदि मेटाबॉलिज्म, और यदि आयोडीन की कमी नहीं होगी, जितनी मात्रा उसकी चाहिए वो बनी रहेगी, तो आपकी मेटाबॉलिज्म व्यवस्थित बनी रहेगी, नहीं तो आपकी मेटाबॉलिज्म भी दिक्कत में आ जाएगी, यानी उपापचयी क्रियाएं जो हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। तो ये जो है तत्व वो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। लोहे यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, कैल्शियम की कमी से, विटामिन की कमी से रोग हो रहे हैं। विटामिन तो हम पढ़ ही चुके हैं, आपको वो याद होंगे, अब ये भी याद कर लेना, मिनरल्स वाले, ठीक है। खनिज, लवण शरीर के कुल भार का लगभग 4 से 5% अंश होते हैं, यानी हमारे शरीर के 4 से 5% वेट को इससे ही बनाना है या इससे मिलकर बनता है, ठीक है। इसे भोजन से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो मिनरल्स हैं आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। खनिज की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रतिदिन आप 1 ग्राम खा रहे हो तो आपके लिए वही बहुत है, लेकिन कम से कम 1 ग्राम खाओ तो सही, आप तो वो भी नहीं खा रहे हो, ठीक है। इन्हें अल्प पोषक पदार्थ भी कहते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इतना याद रखना आवश्यक हैं, और अगर इनकी कमी हुई तो फिर ये रोग भी पैदा कर देंगे, ठीक है। रोग पढ़ेंगे अपन आगे आने वाले समय में। मानव शरीर को प्रतिदिन आवश्यक खनिज, लवण की कितनी आवश्यकता होती है, इस टेबल को समझो। खनिज, लवण
और प्रतिदिन आवश्यक मात्रा। सोडियम जो है आपके शरीर को लगभग 205 ग्राम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम जो है वो 1 ग्राम की आवश्यकता है। कैल्शियम जो है वो 1.2 ग्राम की आवश्यकता है। फास्फोरस जो है वो लगभग 1.2 ग्राम। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको नोट कर लो और इसको फिर याद कर लेना। फिर उसके बाद देखें आयरन, तो आयरन लगभग 25 ग्राम लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए ये जो है वो 35 ग्राम। क्यों? क्योंकि लड़कियों के लिए आयरन की मात्रा ज्यादा आवश्यक होती है, ठीक है। और अगर लड़कियों में इसकी कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। लड़कों में भी होगा, लेकिन लड़कों में लगभग 25 ग्राम की आवश्यकता है और 25 ग्राम नॉर्मली होता ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि लड़कों में एनीमिया जो रोग है वो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। आमतौर पर वो लड़कियों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि लड़कियों में इसकी कितनी आवश्यकता होती है? 35% तक आवश्यकता होती है। और यदि 35% नहीं होती, 35% नहीं मतलब 35 ग्राम, और अगर 35 ग्राम नहीं होती तो आपके शरीर में ये रोग होने लगते हैं, ठीक है। आयोडीन की जो है वो लगभग 20 ग्राम की आवश्यकता होती है, मेल हो या फीमेल। मेल फीमेल का रेशियो केवल आयरन के संबंध में है, बाकी का लगभग सब में समान स्तरीय है। मैग्नीशियम जो है वो अत्यधिक कम मात्रा यानी कि 1 ग्राम से भी कम में चल जाएगा। जस्ता यानी कि जिंक, ये भी 1 ग्राम से कम आवश्यकता इसकी होती है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कुछ दीर्घकालिक खनिज, यानी कि ऐसे खनिज दीर्घमात्रिक, दीर्घकालिक नहीं, जिनकी हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है अन्य की अपेक्षा, जिसमें है कैल्शियम। कैल्शियम की हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, और ये है उनके सोर्सेस। सोर्सेस के अंदर आपका दूध आता है, पनीर आता है, हरी सब्जियां आती हैं, ठीक है, फलियां आती हैं, अनाज, अंडे, मछली, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और इनकी कमी से आपके हड्डी और दांत जो हैं, ये दांत लिखा है, दांत में तार छूट गया है, दांत और हड्डियां दुर्बल यानी कि कमजोर हो जाते हैं और शरीर की ग्रोथ है वो रुक जाती है ना। कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम प्लस फास्फोरस, इनसे मिलकर आपके शरीर में हड्डी का निर्माण होता है। और अगर यही शरीर के अंदर कम मात्रा में होंगी तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर के अंदर हड्डियों का निर्माण नहीं होगा, दांतों का निर्माण नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो प्रॉपर व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, यानी कि गर्भ के दौरान की बात हो रही है। और बाद में अगर शरीर में इनकी कमी होगी तो हड्डी, दांत टूट जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां चटकने लग जाएंगी, आवाज करने लग जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम फास्फोरस आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, मुख्य रूप से हड्डियों के विकास या शरीर के विकास करने के लिए, ठीक है। तो इसका महत्व क्या है? दांतों और हड्डियों की रचना, ब्लड का स्कंदन करने में, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के कार्यों को बनाए रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए इसका बहुत उपयोग होता है। तो कैल्शियम आपको याद रखना है किस रूप में, कैल्शियम का जो महत्व है वो याद रखना है। साथ ही साथ कैल्शियम की कमी से जो रोग हो रहे हैं वो भी याद रखने हैं, ठीक है। रोग याद रखोगे तो महत्व भी आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्फोरस, जो अभी अपन ने कैल्शियम के साथ देखा था। तो फास्फोरस जो है वो भी सेम टू सेम, दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, सोमेटिक ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, आपकी हड्डियों का विकास नहीं हो पाता, दांत कमजोर रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो इसके सोर्स भी वही हैं, दूध है, अनाज है, मांस है, अंडा है, मछली है, ये उसके सोर्सेस हैं जो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। इसका महत्व तो क्या है? तो जो उसका महत्व था वो इसी का महत्व, लेकिन इसके अंदर एक महत्व एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, वो है अम्ल क्षार संतुलन, यानी कि बॉडी के अंदर एसिड और बेस का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए जो है उसका मुख्य घटक होता है फास्फोरस। आपको जब सेल पढ़ाई थी तब बताया था डीएनए और आरएनए मुख्य रूप से इनकी रासायनिक संरचना के अंदर हमने देखा था, कुछ पाए जाते हैं शर्करा, कुछ पाई जाती है नाइट्रोजन बेस, और कुछ पाए जाते हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल। क्या पाए जाते हैं? फॉस्फेट मॉलिक्यूल, यानी कि फास्फोरस के अणु, ठीक है। तो ये जो है वो मुख्य रूप से आपके डीएनए आरएनए के निर्माण में मदद करते हैं। तो ये आपके शरीर के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। बाकी हड्डी और दांत की ग्रोथ के लिए तो आवश्यक है ही सही। गंधक यानी कि सल्फर, सल्फर यानी कि एस से इसको प्रदर्शित किया जाता है, और ये भी आपके शरीर के लिए जरूरी है। जब आपको किसी प्रकार की चोट लग जाती है, शरीर पर चोट लग जाती है, तो आप जो ट्यूब, मल्लम पट्टी करते हैं, ऑइंटमेंट जो लगाते हैं, उसके अंदर मुख्य रूप से सल्फर होता है, जो आपकी स्किन संबंधी समस्याओं को दूर कर देता है, ठीक है।
तो प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की उपापचय और गड़बड़ी, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं अगर सल्फर नहीं होगा। तो सल्फर के ना होने से आपके शरीर में प्रोटीन की कमी आ जाएगी, यानी कि प्रोटीन नहीं बन पाएगा प्रॉपर। ठीक है, कई अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन और विटामिन का जो मुख्य घटक होता है वो होता है सल्फर। इसलिए कई अमीनो अम्ल का मुख्य घटक होने के कारण ये प्रोटीन के बनने में सहायक होता है। और यदि सल्फर की कमी होगी तो एमिनो एसिड्स नहीं बन पाएंगे, हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे। एमिनो एसिड के ना बनने से आपका प्रोटीन नहीं बन पाएगा, तो प्रोटीन के नहीं बनने से आपके शरीर में प्रोटीन से कमी हो जाएगी। प्रोटीन की कमी से जो रोग होंगे फिर वो भी होने लग जाएंगे। ठीक है, कैरोटीन के संश्लेषण में भी ये आवश्यक होता है, तो बहुत जरूरी है। ये परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको याद करने हैं, इसलिए एक एक करके इनका स्क्रीनशॉट लेते जाओ और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ इनको बाद में लिखते भी जाना। ठीक है, तो ये पोटेशियम जो है, पोटेशियम की कमी से क्या हो रहा है, निम्न रक्तचाप, यानी कि निम्न रक्तचाप का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। निम्न रक्तचाप यानी कि लो बीपी। ठीक है, मांसपेशियों में दुर्बलता, यानी कि आपकी जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं। मांसपेशियों में दुर्बलता यानी कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अंगघात की आशंका, यानी कि आपके ऑर्गन फेल होने लगते हैं। ऑर्गन फेल होने लगते हैं, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत कौन से ऑर्गन को तकलीफ होती है, दिल को। आपका दिल कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो दिल की मजबूती को बनाए रखने के लिए पोटेशियम को भोजन के रूप में ग्रहण करें, जो मुख्य रूप से आपको मांस, दूध, अनाज, फल, फल के अंदर मुख्य रूप से आप सेब देख सकते हैं, सेब। ठीक है, और हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनमें भी होता है। तो आपको मैंने विटामिन वाले सेक्शन में भी बताया था कि मुख्य रूप से हरे पत्तेदार सब्जियां और उसके साथ फल, ये सारी चीजें खाते रहना चाहिए, जूस पीते रहना चाहिए। ठीक है, वो बनाना शेक हुआ, एप्पल शेक हुआ, ये शेक पीते रहना चाहिए, जिससे आपके शरीर के अंदर इनकी कमी पूरी होती रहेगी। और अगर इनकी कमी पूरी नहीं हुई तो फिर ये रोग होंगे, और ये रोग हुए तो इनसे जो महत्व आपके शरीर से जुड़ा हुआ है उसमें कमजोरी आएगी। ठीक है, जैसे अम्ल क्षार को संतुलित करने के लिए भी, जल की मात्रा को संतुलित करने के लिए भी, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए, या हृदय स्पंदन यानी कि या जो आपकी हार्ट बीट है उसको बनाए रखने के लिए, मैंने कहा ना दिल कमजोर हो जाएगा। और दिल कमजोर नहीं होना चाहिए, दिल मजबूत होना चाहिए। कहते हैं ना मजबूत दिल के लोग, या लोग ऐसे बोल देते हैं कि तुम्हारा दिल कमजोर है या दिल कमजोर ऐसा करके, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, हमको बोल दिया कि हमारा दिल कमजोर है। अपना दिल मजबूत है, और मजबूत कब होगा, जब हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे जिससे हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी नहीं होगी, और पोटेशियम की कमी नहीं होगी तो हमारा दिल मजबूत बना रहेगा। नेक्स्ट है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो खाने में मुख्य रूप से नमक से प्राप्त हो जाता है। खाने वाला जो नमक है वहां से अपना ये को कुछ मात्रा में ये मिल ही जाता है। और इसका जो महत्व तो अम्ल क्षार को संतुलित बनाए रखने के लिए, जल को संतुलित बनाए रखने, यानी बॉडी के अंदर जल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आपको भूख नहीं लगेगी, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगा, थकावट। जब भूख ही नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाओगे, जब खाना ही नहीं खाओगे तो थकावट तो होगी ही ना। आपने देखे होंगे बहुत सारे बच्चे कि खाना नहीं खाते तो जब सोते हैं ना तो उनके पैरों में दर्द होता है, फिर वो मम्मी पापा उनको पैर दबाते हैं। छोटे बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो खाना नहीं खाते तो उनके शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होती है। जब इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि फिर वो ये तकलीफ होती है। तो अपने बच्चों के पोषण को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से ध्यान दें कि उसको फ्रूट्स खिलाएं, उसको मल्टीग्रेन आटे की रोटी खिलाएं, या वीक में एक बार मल्टीग्रेन जो अनाज है उसका दलिया ही खिला दें, खिचड़ी बना के खिला दें, जिसके अंतर्गत आपका गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, चना, ये सारी चीज़ें मिक्स हो, जिससे क्या है मल्टीग्रेन यानी कि बहुत सारे अनाज के जो तत्व उसके अंदर मौजूद होंगे, तो आपके उसमें बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो पाए जाएंगे, जिससे बच्चा अच्छी ग्रोथ करेगा। फिर जितना ही खेले उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चों को खेलना आवश्यक है लेकिन उनके पोषण की जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और खुद का भी रखना है। बच्चों को खिलाओ, खुद भी खाओ। सोडियम ये भी खाने के नमक से आपको प्राप्त हो जाता है, और सोडियम के माध्यम से आपके शरीर में अम्ल क्षार
और जल जो है वो संतुलित बना रहता है। साथ ही साथ आपके दिल के लिए सोडियम भी जरूरी है। सोडियम समझते हैं ना, Na सोडियम, ये भी बहुत जरूरी है। नमक जो होता है Na+Cl क्लोरीन, ये कौन सा क्लोरीन हो गया, ये है क्लोरीन। अब ये बना NaCl, ये है नमक। तो नमक के अंदर सोडियम है, ऑलरेडी नमक से आपके शरीर में ये कमी पूरी हो जाती है। लेकिन नमक ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हो, सोडियम की कमी ना हो जाए इस चक्कर में नमक पे ले जा रहे हो, तो ज़्यादा नमक खाओगे ना तो हड्डियाँ भी गल जाएंगी। एक संतुलित मात्रा है ना, संतुलित आहार। यदि संतुलित आहार यानी कि भोजन के रूप में आवश्यक तत्वों की उपयुक्त मात्रा को ही संतुलित आहार कहते हैं। यदि उससे ज़्यादा होता है तो अति पोषण हो जाता है, और कम होता है तो अल्प पोषण यानी कि कुपोषण हो जाता है। तो आपको संतुलित मात्रा है, ऐसा नहीं कि दिन भर नमक चाटे जा रहे हो। तो उसके बाद इसकी कमी को देख लें, कमी से होने वाले रोग, तो निम्न रक्तचाप यानी कि लो बीपी। जब लो बीपी हो जाता है ना, तो नमक या उत्तेजक पदार्थ जो हैं वो खा लेते हैं, चाट लेते हैं, तो आपका बीपी हाई होने लगता है। आपने ऐसा देखे होंगे नुस्खे जो घर में अपनाते हैं, लेकिन कोई भी नुस्खा अपनाने के पहले डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये बाद में कभी कभी हानिकारक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो नमक क्या है, नमक के खाने से आपके लो बीपी, नमक की कमी होगी ना तो लो बीपी हो जाएगा। तो जब लो बीपी होती है तो नमक चाट लेते हैं लोग, तो नमक चाट लेते हैं तो लो बीपी थोड़ा लेवल में आ जाता है, हाई हो जाता है, मतलब जितना होना चाहिए उतना हो जाता है। भूख की कमी यानी कि आप नमक नहीं खाओगे तो भूख की कमी हो जाएगी। कमजोरी, थकावट भी होगी, लिखा भी है उसमें, कमजोरी भी होगी, थकावट भी होगी, मांसपेशियों में कमी भी होगी। जैसे आपने देखा होगा कोई फास्ट रखता है, किसी ने नवरात्रि शिवरात्रि का फास्ट रखा है, 9 दिन भूखे हैं, नमक नहीं खा रहे, निर्जला उपवास कर रहे हैं। निर्जला मत करना, पानी आवश्यक है। करवा चौथ करते ना निर्जला, जल भी नहीं पीते। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जब आपके शरीर में नमक नहीं जाएगा तो नमक के न जाने से आपके शरीर के अंदर जल की मात्रा संतुलित नहीं हो पाएगी, अम्ल क्षार की मात्रा संतुलित नहीं हो पाएगी, आपकी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में आपके शरीर के अंदर लो बीपी होने लग जाएगा, आपको भूख नहीं लगने लगेगी, आप थकावट महसूस करेंगे, आपकी मांसपेशियों में ऐंठन होगा, दर्द होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। तो ऐसी स्थिति में सोडियम बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए। ठीक है, सोडियम के बाद है आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम आपके दांतों हड्डियों की रचना को बनाए रखने के लिए या तंत्रिका तंत्र या सोमेटिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। इनकी कमी से जो प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो है उपापचयी क्रियाओं की अनियमितता से विविध तंत्रों की कार्य की, जैसे तंत्रिका तंत्र और सोमेटिक ग्रोथ जो होती है वो प्रभावित होती है, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाता सही तरीके से। तो आपके शरीर के नर्वस सिस्टम को बनाए रखने के लिए मैग्नीशियम भी आवश्यक है। ठीक है, इसका महत्व क्या है, तो भैया आपके दांतों हड्डियों की रचना और तंत्रिका तंत्र या सोमेटिक ग्रोथ के लिए ये जरूरी है। सोमेटिक ग्रोथ यानी कि आपकी बॉडी की ग्रोथ, हड्डियों की ग्रोथ, मांसपेशियों की ग्रोथ, इन सब चीजों की ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात तो ये अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो दीर्घ मात्रिक है, इनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को अब जो पढ़ेंगे उनकी अपेक्षा ज्यादा है। तो आपको ये याद रखना है कि कुछ हमारे शरीर में खनिज तत्व हैं वो ज्यादा मात्रा में आवश्यक हैं, कुछ कम मात्रा में आवश्यक हैं। ठीक है, अब इनमें से अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो सब दीर्घ मात्रिक हैं, यानी कि इनकी आवश्यकता अन्य की अपेक्षा ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अन्य कौन, ये अब जो आएंगे वो लघु मात्रिक। आयोडीन ये बहुत कम मात्रा में जरूरी है लेकिन जरूरी है। तो अब प्रश्न इस तरीके से बन सकता है, निम्नलिखित में से लघु मात्रिक खनिज है, दीर्घ मात्रिक खनिज है। तो लघु मात्रिक खनिज यानी कि जिसकी आवश्यकता हमारी बॉडी को बहुत कम होती है लेकिन होती जरूर है, और दीर्घ मात्रिक यानी कि इनकी अपेक्षा हमारे शरीर में इनकी अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो लघु मात्रिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से आपके शरीर में घेंगा नामक रोग हो रहा है, जिस घेंगा नामक रोग के माध्यम से आपके जो गले में पाई जाने वाली हड्डी है, हड्डी नहीं, जो ग्रंथि है जिसको अपन कहते हैं थायराइड ग्लैंड, तो वो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो फूलकर मोटी हो जाती है। ऐसा लगता है गले में किसी ने तकिया फंसा दिया है। तो या मुंह में अपन कुछ भर लेते हैं ना तो मुंह फूल जाता है इस तरीके से। जैसे आप केला रख लो और उसके बाद खाओ मत, उसको ऐसे दबा लो यहाँ पे, तो ऐसा फूल के मोटा होता है ना गाल, वैसे ये यहाँ पे फूल जाता है, गोइटर रोग। ठीक है, तो बहुत विकट स्थिति आती है, ठंड दे के बुखार आता है, कमजोरी आती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, ये बहुत सारे लक्षण हैं इससे।
मुख्य रूप से आपके आयोडीन की कमी से ये रोग होता है, ठीक है। और इसकी कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाएं। आयोडीन युक्त, ये तो बहुत पुराना एड भी है, आपने देखा होगा, शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते, ऐसा करके जो एड है वो वाला। दूध, अंडा, समुद्री भोजन यानी कि सी फूड जो होते हैं उनके अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। सी फूड के अंदर आयोडीन होता है क्योंकि आयोडीन मुख्य रूप से समुद्री इलाकों में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से रोग क्या है? वृद्धिहीनता, यानी कि आपकी वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, घेंगा नामक रोग हो जाता है, ये तो मैंने बताया ही अभी, ठीक है। मंद शारीरिक विकास, यानी कि आपका जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी रुक जाता है, बॉडी कमजोर हो जाती है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन इसका मुख्य घटक है, ठीक है। देखो जब हार्मोन पढ़ेंगे तब इस चीज को समझेंगे। आपकी जो थायराइड ग्रंथि है, मैंने अभी बताया ना थायराइड, तो जो थायराइड ग्रंथि है वो कुछ अंग्रेजी के एच अक्षर जैसी इस तरीके से पाई जाती है, ठीक है। ये थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन का नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो मुख्य रूप से आयोडीन से बना होता है, ये हम मान सकते हैं। ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन नामक पदार्थ होता है, उससे बनता है, इसका नाम भी टेट्रा आयोडोथायरोनिन होता है, और जिसे हम प्यार से थायरॉक्सिन बोल देते हैं। तो थायरॉक्सिन जो है वो आयोडीन से बन रहा है, और आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो फिर आपकी वृद्धि रुक जाएगी, गोइटर रोग हो जाएगा, शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आपका सोमेटिक ग्रोथ के साथ साथ आपकी उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रियाएं नहीं हो पाएंगी, तो ये कुछ दिक्कतें आएंगी, ठीक है। इनको नोट करते जाओ। फिर नेक्स्ट है आपका लोहा। लोहा मतलब आयरन, ठीक है। अब आयरन के आगे अपन पढ़ें तो ये मांस में जिगर, जिगर यानी कि लीवर, दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं, गाना सुना होगा ना, तो जानवान किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जिगर यानी कि जो पशुओं का, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं जो जानवरों को खा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका जो लीवर होता है, लीवर को आम भाषा में जिगर कहते हैं, तो उस जिगर के अंदर या लीवर के अंदर पाया जाता है आपका आयरन, ठीक है। बाकी का मछली है, राजमा है, अंडे हैं, फलियां हैं, अनाज है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सोयाबीन है, पालक है, इन सब के अंदर पाया जाता है आपका आयरन, ठीक है। पालक कहता है ना, पालक के अंदर आयरन पाया जाता है, इनके अंदर भी पाया जाता है, जिससे क्या होता है आपके शरीर में हीमोग्लोबिन, ठीक है, मारियोग्लोबिन, साइटोक्रोम, एंजाइम का घटक, ऑक्सीजन का परिवहन, इन सब चीजों के लिए जरूरी आयरन। अगर आपके शरीर में आयरन नहीं होगा तो आपका हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, आपको ठंड लगने लग जाएगी, ठीक है। आपके शरीर के अंदर एंजाइम्स का परिवहन नहीं हो पाएगा, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, ये बहुत दिक्कतें आने लग जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिला के आपके शरीर में इसकी कमी से हीमोग्लोबिन की कमी होने लगेगी, जिससे रक्त क्षीणता यानी कि आयरन की कमी से आपको एनीमिया नामक रोग भी हो जाएगा। मैंने पहले बताया था विटामिन B6 विटामिन वाले में और विटामिन B12, इन दोनों की कमी से आपको एनीमिया रोग हो रहा है, और साथ ही साथ आपकी आयरन की कमी से भी होता है। तो एनीमिया रोग 3 चीजों की कमी से हो रहा है, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B6 12 के बाद आयरन यानी कि लोहा, इन 3 चीज की कमी से आपको क्या हो रहा है, एनीमिया रोग हो रहा है। बाकी का शरीर तो दुर्बल होगा ही सही, शरीर की सुरक्षा तंत्र जो है वो दुर्बल, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा, रोग आपको होएंगे तो होते रहेंगे, फिर आपका शरीर उसको ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जिंक। जिंक मतलब जेडन, ये भी आपके शरीर के कम मात्रा के लिए ही सही लेकिन आवश्यक है। साबुत अनाज, दूध, मांस, अंडा, समुद्री भोजन यानी कि सी फूड, इनमें पाया जाता है। और जिंक की कमी अगर होती है बॉडी के अंदर तो आपका विकास जो है वो रुक जाता है, त्वचा जो है वो रफ हो जाती, खुरदरी हो जाती है, ठीक है। फिर मॉइस्चर उड़ जाता है, फिर स्किन संबंधी रोग होने लगते हैं, जनन क्षमता में कमी आने लगती है, भूख प्यास नहीं लगती, भूख की कमी होने लगती है, दुर्बल सुरक्षा तंत्र यानी कि आपका शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो कितनी चीजें हैं भैया, बहुत सारी चीजें हैं आपको ये। अब आप सोचो यार इतनी सारी चीजें कोई कैसे खा ले, तो आप सोर्स देखो ना, हर एक सोर्स में मुख्य रूप से आपकी अनाज, दूध और उसके बाद ये अंडे वंडे, ये सब चीज तो आ ही रहे हैं। तो आप अनाज रोटी खाओ ना पेल के, तो आपके शरीर में इनकी कमी नहीं होगी।
पता चले रोटी 2 खा रहे 3 खा रहे पर उसके बाद कमजोरी आ रही है, तो भैया आएगी सही ना। आप रोटी खाओ दबा के, सब्जी खाओ जो बन रही है। सब्जी में मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जी बनाएं, पनीर बनाएं, कड़ी बनाएं। कड़ी क्यों बनाएं? अरे कड़ी दही से, मठा, छाछ वगैरह इन सब से बनती है ना। तो ऐसी स्थिति में ये दूध का ही तो उत्पाद है, तो ऐसे आपके शरीर के अंदर इनसे होने वाली जो कमी है वो पूरी हो जाएंगी, इसलिए कड़ी बनाओ। गले के लिए भी अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है, हल्दी होती है उसमें, लहसुन होता है उसमें, तो ऐसी स्थिति में आपकी बॉडी के अंदर फुर्ती आएगी। कड़ी बनाओ, खाओ, खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जिंक भी जरूरी है, और जिंक के महत्व को समझें तो सामान्य वृद्धि यानी कि जो नॉर्मल ग्रोथ है आपकी वो, और जनन अंग का विकास, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण, घाव के भरने की प्रक्रिया और प्रतिरोध क्षमता, इन सब चीजों में क्या है, विकास नहीं हो पाता। और अगर ये होगा तो प्रॉपर विकास होगा, है ना। सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ यानी कि ये जो है ये सब होने चाहिए। जिंक भी होनी चाहिए, सल्फर भी होना चाहिए, आयोडीन भी होना चाहिए, आयरन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। सब खाएंगे एकदम, एकदम नहीं मतलब एक एक करके सब खाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका तांबा। तांबा जो है वो मुख्य रूप से आपके मांस में पाया जाता है, मेवे में पाया जाता है, फलियों में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, समुद्री भोजन यानी कि सी फूड में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, मछली, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर ये बेचारा पाया जा रहा है। वो बोल भी रहा है मेरे को खा लो खा लो खा लो, आप खा ही नहीं रहे हो, खाओ, ठीक है। रक्त क्षीणता यानी कि इससे भी एनीमिया होता है, ठीक है। संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता यानी कि आपके कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स, मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी, ब्लड नहीं बहेगा तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। बालों का रूखापन यानी कि बाल रूखे सूखे बेजान हो जाएंगे। फिर आप तेल, क्रीम वगैरह ये ना जाने कितने कितने कॉस्मेटिक यूज करोगे, आप ये यूज करो ना, मावा, मेवा, मिश्री ये सब खाओ, हरी पत्तेदार सब्जी यहाँ पे भी तो आ रही है, तो ये खाइए, आप दमादम खाइए, फ्रूट्स खाइए, हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, आपके शरीर में इनमें से किसी की कमी नहीं होगी, ठीक है। और साथ ही साथ इनको याद भी कर लीजिए, नहीं तो आप सोचो कि कमी ना हो इसलिए खाने तो लग गए लेकिन याद तो किया ही नहीं। तो ये याद करने के लिए बताए जा रहे हैं। खाने का तो साइड में आपको खाना ही है, और इसके महत्व को भी समझ लेना। ज़्यादा कोई विशेष महत्वपूर्ण तो है नहीं, लेकिन ठीक है देख लेना। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आपको ये याद करने के लिए स्क्रीनशॉट तो लेना पड़ेंगे, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज जो है, मैग्नीज मुख्य रूप से आपकी उपास्थि यानी कि कार्टिलेजियस और अस्थि यानी कि हड्डी तथा संयोजी ऊतकों की वृद्धि करने के लिए अनिवार्य होता है, और अगर ये नहीं होगा तो हड्डियां ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, कार्टिलेजियस ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो दिक्कत में आ जाएंगे, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान चीजें पहुंच नहीं पाएंगी, तो एक ही जगह रखी रखी सड़ जाएंगी और दूसरा अभाव में ही मर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे यूरिया संश्लेषण फॉस्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित अभिक्रियाओं के कुछ एंजाइमों में सहायक होता है, घाव को भरने में सहायक होता है, और अस्थियों यानी कि हड्डियों के विकास में भी सहायक होता है। तो कितनी जरूरी है इसका हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत जगह जरूरी है। धीरे धीरे लेक्चर खत्म होने की स्थिति में आ रहा है। कोबाल्ट, थोड़ा मैं पानी पी लूं यार, पढ़ो आप तब तक। ये 3 जो गोले लगाए हैं उन गोलों को नोट कर लो। कोबाल्ट जो है वो मुख्य रूप से B12 के अंदर पाए जाने वाले मुख्य घटक के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि B12 कोबाल्ट से ही बना है, कोबाल्ट के अलावा और भी चीजें होंगी, लेकिन कोबाल्ट मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, विटामिन B12। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में इस बार भी पूछा जाएगा, ये मान के चलो। और पूछ लिया जाए तो ये मत बोलना कि अपनी कोई सेटिंग है, अपनी कहीं कोई सेटिंग नहीं है, ठीक है, बस अनुभव के आधार पे बता रहा हूं मैं। तो कोबाल्ट जो है वो मुख्य रूप से B12 के मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है,
ठीक है। और अगर ये नहीं होगा तो मस्तिष्क संबंधी विकार होंगे, और ये परीक्षा में पूछ लेता है। बाकी इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको वही दूध खाना है, पनीर खाना है, दूध तो पीना है, खाओगे कैसे, दूध पीना है, पनीर खाना है, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, लीवर मिल जाए किसी जानवर का, खाया रगड़े आओ उसको, ठीक है। ये क्या है, ओएस्टर, गूगल सर्च कर लेना ओएस्टर क्या है, अच्छा लगे खाने में तो खा लेना, नहीं लगे तो ऊपर की चीज तो है ही, उनको खा लेना, ठीक है। B12 का महत्वपूर्ण घटक है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण में सहायक होता है। देखो कितनी जरूरी चीज है आपके लिए, और कैसा छांट के लेके आया हूं मैं, एकदम छटे हुए हैं, कैसे हैं, एकदम छटे हुए, बदमाश नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो एनीमिया रोग भी हो रहा है इसकी, क्योंकि B12 का मुख्य घटक है ना, और B12 नहीं होगा तो एनीमिया तो होगा ही, सही समझ में आई ना बात। सेलेनियम कोई जरूरी नहीं है, सेलेनियम छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अब आया है तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, लिख लेना। और ये इसकी कमी से क्या रोग हो रहा है, मांसपेशियों में पीड़ा, हृदय पेशी क्षय, यानी कि आपके हृदय के अंदर, दिल के अंदर जो आपकी मांसपेशियां हैं वो टूटने लगती हैं, ठीक है। तो जरूरी तो है। क्रोमियम, परीक्षा में ये क्रोमियम क्वेश्चन पूछ लेता है। ग्लूकोज के उपापचय और ऊर्जा उत्पादन में गड़बड़ी यानी कि कमी उत्पन्न होने लगती है अगर क्रोमियम नहीं होगा तो, ठीक है। ग्लूकोज के उपापचय में महत्वपूर्ण और इंसुलिन के सामान्य कार्यों में जरूरी तत्व के रूप में क्रोमियम आवश्यक है, ठीक है। और जो कहाँ पाया जा रहा है, ईस्ट में पाया जा रहा है, समुद्री भोजन यानी कि सी फूड में पाया जा रहा है, कुछ हरी सब्जियां होती हैं उनमें पाया जा रहा है, मांस में पाया जा रहा है, लीवर में, मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट, साबुत अनाज यानी कि मोटे अनाज वगैरह इनमें पाया जा रहा है, खाओ उनको। बाजरे की खीर बनती है हमारे यहाँ, उसको फट्टा बोलते हैं, मेरा बड़ा फेवरेट है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप वो खाएं तो उससे आपके शरीर के अंदर इनकी कमी नहीं होगी। मोलिबिडनम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोलिबिडनम ये बहुत जरूरी है। अनाज, फलियां, कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मेवा, ये सारी चीजें कॉमन सोर्सेस हैं, अलग नहीं है, इनके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, आप खाना चाहिए। अगर नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में एंजाइमों का संघटक नहीं हो पाएगा, यानी कि शरीर के अंदर एंजाइम्स का विकास नहीं हो पाएगा, और इनको सक्रिय करने के लिए भी ये मोलिबिडनम जरूरी है, ठीक है। नाइट्रोजनी अपजात पदार्थों के उत्सर्जन के लिए अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि आपके शरीर में उत्सर्जन जो होता है, यानी कि अनावश्यक पदार्थ जो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, उनमें मुख्य रूप से 3 चीज आती हैं। एक आता है अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक एसिड। और मानव अर्थात मैमल्स के अंतर्गत मुख्य रूप से अमोनिया बनता है, और अमोनिया को लीवर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जित जो पदार्थ है वो है यूरिया, ठीक है। और मोलिबिडनम क्या काम कर रहा है, वो इस नाइट्रोजनी पदार्थ के उत्सर्जन में अनियमितता क्रिएट कर देगा अगर मोलिबिडनम की कमी हो गई तो, ठीक है। कमी से रोग हैं। नेक्स्ट, फ्लोरीनर, छोड़ दो इसको, फ्लोरीनर बस इतना याद रख लेना, हड्डी और दांत की सुरक्षा करने के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो इस चीज को नोट कर लेना। खनिज लवण के कार्य, इतने सारे तो अपन ने रोग पढ़ लिए हैं, महत्व पढ़ लिए हैं, तो अब कार्य तो आपको याद हो ही जाएंगे। लवणों के आयनों के कारण जीव द्रव्य में विद्युत चालकता होती है, इसी के जीव द्रव्य में संवेदनशीलता होती है। अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में आयन बंधकों के कार्य करते हैं, यानी कि मुख्य रूप से ये क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म को बना रहे हैं, आपके शरीर की केमिकल रिएक्शन को कर रहे हैं। अगर आपके शरीर के अंदर मुख्य रूप से जैविक क्रियाएं हैं वो हो रही हैं, अगर ये सारी चीजें का अभाव होगा तो इनकी कमी से आपके शरीर में ये क्रियाएं नहीं होंगी तो आपके शरीर को रोग होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कार्य में देखें, कई ऊतक, यानी आपके कनेक्टिव टिश्यू की बात हुई थी ना बीच में भी, तो ऊतक, रक्त, हड्डी, दांत आदि की रचना के निर्माण में भी ये भाग निभा रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। हृदय स्पंदन यानी कि आपकी हार्ट बीट, पेशी संकोचन यानी कि पेशियों का सिकुड़ना फैलना आदि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मान के चलो इनकी कमी होगी आपके शरीर में
तो आपकी दिल की धड़कन प्रभावित होगी, हाई बीपी, लो बीपी होगा। इन्हीं चीजों की कमी हो जाएगी तो हाई बीपी हो जाएगा, कमी हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी तो हाई बीपी हो जाएगा, कमी हो जाएगी तो लो बीपी हो जाएगा, जिसमें सोडियम वगैरह ये सब तत्व शामिल हैं। अब है लास्ट आपका जल। जल है तो कल है, क्या है? आज जल तो आज जीवन, आज जल नहीं तो कल जीवन नहीं। आज तो प्यासे रह ही लेंगे लेकिन कल नहीं रह पाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए जल आवश्यक है। मानव शरीर का 65% कितना 65% भाग जल से ही बना होता है। इसका 70% भाग जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म बनाता है। जल ऊर्जा नहीं देता परंतु फिर भी यह जीवन के लिए अति आवश्यक है। जैसे अभी मुझे प्यास लगी थी, अब मैं फिर पानी पीऊंगा। क्यों पानी पीऊंगा? क्योंकि भैया उसमें जल इतना इंपॉर्टेंट है तो पानी तो पीना पड़ेगा ना, आप भी पियो। जल के निम्नलिखित कार्य, नंबर 1 पढ़ लो। जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। ठीक है। जल के निम्नलिखित कार्यों में सबसे पहला कार्य है, जीव तंत्रों के लिए अधिकांश पदार्थ जल में घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे रुधिर, लसिका यानी कि ब्लड, लिम्फ, यूरिन, स्वेद यानी कि पसीना आदि, इनके अंदर जल क्या है? मुख्य रूप से पाया जा रहा है। फिर उसके बाद है, यह एक उपापचयी पदार्थ का काम भी करता है, मेटाबॉलिज्म पदार्थ का काम कर रहा है। यह शरीर में अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में भी मदद कर रहा है। जीवों के शरीर में यह ताप नियंत्रित करने का काम भी कर रहा है। जब बॉडी ज्यादा गर्म हो जाती है तो पसीना निकलता है, पसीने के माध्यम से पानी बाहर निकलता है, तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर कंट्रोल बना रहता है। शरीर में यह स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट का कार्य करके अंगों को आपस में घर्षण से बचाता है। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ेंगे घर्षण क्या होता है। अब बाकी की चीजें जो भी पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। आज का सफर यहीं तक था, मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए जय हिंद। और इतने लेक्चर पढ़ने के बाद आपको अगर ऐसा लगने लगा हो कि लेक्चर को आगे शेयर करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना। और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और कोई समस्या ना हो तो शेयर करते रहना, जिससे आप और 3 लोगों का भला कर पाएं। 3 से ज़्यादा का करना चाहें तो 3 से ज़्यादा का भी कर देना, लेकिन मिनिमम 3 का तो कर ही देना। ठीक है, चलिए जय हिंद।